मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने एक बड़ा असर डाला है अपने लोगों पे, अपने कबीले पे, एक मखसूस तबके पे। बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने जहनों पे असर डाला है, इंसानों के दिमाग पे असर डाला है। अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपने विचारों से वो इनकलाब, रेवोल्यूशंस लेकर आए। दुनिया की तारीख़ अगर हम देखते हैं तो हज़ारों लीडर, हज़ारों इनकलाब, हज़ारों रेवोल्यूशंस की दास्तानें नज़र आती हैं। लेकिन इन सारे रेवोल्यूशंस में एक रेवोल्यूशन सबसे अलग और यूनिक नज़र आता है, जिसने इंसानियत की बल्कि दुनिया की डायरेक्शन ही बदल के रख दी हमेशा हमेशा के लिए। और वैसा इनकलाब दुनिया ने इससे पहले न कभी देखा था और ना ही उस जैसा इनकलाब कभी दोबारा नज़र आया। अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब। नाउ व्हाई दिस वाज अ डिफरेंट रिवोल्यूशन एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर रिवोल्यूशंस इन ग्लोबल हिस्ट्री। ऐसा क्या था इसके अंदर कि ये सबसे यूनिक, सबसे अलग है? और इसके अंदर ऐसा क्या था जो कि कोई और शख्सियत कभी कर ही नहीं पाई? देखें, दुनिया के सारे रिवोल्यूशंस जितने भी आए हैं, इन्होंने या तो स्पिरिचुअली लोगों को मुतासर किया है, रूहानी एतबार से। बेशुमार ऐसी रिलीजियस शख्सियात पैदा हुई हैं ना जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों पर असर डाला है। या फिर वो लोग पैदा हुए हैं जो कि दुनियावी एतबार से, मज़हबी एतबार से नहीं, दुनियावी एतबार से असरअंदाज हुए हैं। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन, मिसाल के तौर पर कार्ल मार्क्स। रूस में इनकलाब लाने वाले लेनिन साहब, करोड़ों लोग मुतासर हुए इनसे। चीन के अंदर इनकलाब लाने वाले चेयरमैन माओ, ये दुनियावी एतबार से बड़े पावरफुल रिवोल्यूशंस लेकर आए, इसमें शक नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनकलाब लाए हैं 1400 साल पहले, उसने रूहानी दुनिया तो बदली ही है, स्पिरिचुअली भी एक बहुत डीप असर छोड़ा है दुनिया पे। आप देखें ना, इंसानियत पे और दुनिया पे और दीनी एतबार से इसने बड़े डीप असरात छोड़े। रूहानी एतबार से देखें तो इनके मानने वाले दुनिया की 7.5 अरब की आबादी में अब लगभग 2 अरब हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा असर इस इनकलाबी अजीम ने दिलों पे बपा किया। और दिन ब दिन आज तक भी इनके नज़रिए, इनकी आइडियोलॉजी का फैलाव, ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि बढ़ता ही चला जा रहा है 1400 साल से। इनकी जो तालीम है, इनकी जो सोच है, जिसको इस्लाम कहा जाता है, वो दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है आज भी। हालांकि इतना अरसा हो चुका है 1400 साल, लेकिन ये इनकलाब ताज़ा है इस एतबार से। तो रूहानी एतबार से ये आलम है इस इनकलाब का। जबकि दुनियावी एतबार से अगर आप देखें तो इस इनकलाब ने क्या किया है, दुनिया पे क्या असर डाला है। देखें, इस इनकलाब ने लोगों के तौर तरीके बदल दिए, ज़िंदगी गुजारने का ढंग बदल दिया, रस्म और रवाज बदल दिए, शादियां कैसे करनी है, गमी कैसे मनानी है, सब बदल दिए। कपड़े पहनने का ढंग बदल दिया, किस तरह के कपड़े पहनने वो भी बदल दिया। मुल्कों और अफराद के लिए कवानीन बदल दिए, पर्सनल लॉज बदल दिए, गवर्नेंस के सिस्टम बदल दिए, खाने के मेन्यू तक बदल गए, क्या हलाल है क्या हराम है बदल गए। इस हद तक बदलाव आया कि इस नज़रिए, इस रेवोल्यूशन के मानने वाले चाहे दुनिया के किसी भी इथनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, उनके तौर तरीके, उनके रस्म व रवाज इस कदर आपस में मिलते हैं गोया कि एक ही कौम लगते हैं दिखने में। और यहीं से फिर उम्मत का कॉन्सेप्ट निकला है। इसी वजह से उम्मत का कॉन्सेप्ट, उम्मा जिसे कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, क्योंकि इस इनकलाब के असर की वजह से सिमिलरिटीज़ बेतहाशा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इनकलाब कोई नहीं ला सका जिसमें जीने के सलीके ही बदल दिए गए हों। मज़हब का, रिलीजन का मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा गहरा असर होता है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा है ना, पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है। और हुक्मरान जो भी होते हैं उनके फैसले किसको नज़र में रख के फैसले कर रहे होते हैं? अवाम की खुशनुदी के लिए कर रहे होते हैं कि लोग खुश हों। और मज़हब का ताल्लुक़ लोगों से है। अगर मज़हब अहम नहीं होता तो मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे मारते हुए क्यों वोट लेते हैं? अगर मज़हब अहम नहीं होता तो ओआईसी में शामिल दुनिया के अलग अलग मुल्कों को किस चीज़ ने इस फोरम पर साथ बिठाया हुआ है भाई? ये क्यों साथ में बैठते हैं हर साल जाके वहाँ पे, अगर मज़हब अहम नहीं है तो मज़हब एक फैक्टर है, एक अहम ड्राइविंग फैक्टर है।
अगर आप किताबुल फितन और बाबुल मलाहिम ये आखिरी ज़माने से जुड़ी हुई हदीसें पढ़ते हैं ना, तो ये जो अफ़गानिस्तान है ना, इसको इन अहादीस में खुरासान के नाम से रेफ़र किया गया और इसका फिर एक कलीदी लिंक दिया गया है, एक सेंट्रल लिंक दिया गया है एलिया से। ना एलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के वक्त यरूशलेम का नाम था। यरूशलेम का पुराना नाम एलिया है। तो इन दो रीजन्स का एक ताल्लुक आपको आखिरी ज़माने की अहादीस में नज़र आता है, खुरासान और एलिया का। नाउ ये हालात कैसे डेवलप होंगे कि ये दो रीजन्स कनेक्ट होंगे, इनके इंटरेस्ट आपस में कनेक्ट होंगे, यहाँ पर स्ट्रगल करने वाली जो फोर्सेस हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस करने वाली फोर्सेस हैं, इनके बीच कनेक्टिविटी होगी, कैसे होगा, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन एक लिंक है। अहम बात यह है कि अहादीस के मुताबिक, अहादीस के हिसाब से एक लिंक है खुरासान और एलिया का। इस वक्त दुनिया के हालात को देखते हैं ना ज़रा, इस वक्त जियो पॉलिटिक्स देखते हैं ना कि इस वक्त क्या क्या लिंक है, किस तरह, यानी इस वक्त बिसात, जो शतरंज की बिसात होती है वो किस तरह से बिछी हुई है। अफ़गानिस्तान जिसको खुरासान के नाम से रेफ़र किया गया है, यानी खुरासान वाज अ लार्ज कंट्री, इसके अंदर अफ़गानिस्तान तो था ही पूरा, इसके पड़ोसी मुल्कों के भी कई हिस्से थे, सेंट्रल एशिया के कई पड़ोसी मुल्क इसके अंदर आ जाते थे, उनके बड़े बड़े हिस्से, ईरान का खुरासान सूबा भी उसमें था। लेकिन अफ़गानिस्तान वाज द हार्ट, अफ़गानिस्तान वाज एट सेंटर ऑफ खुरासान। इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स की हुकूमत आई हुई है खुरासान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, जो कि 20 साल से अमेरिका से लड़के, सुपर पावर, हाँ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, उससे लड़के उसको डिफीट करके हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। ऐसा ही है ना, एक ऐसी फोर्स की हुकूमत आई हुई है जो कि सुपर पावर को डिफीट करके, और वो बज़ाहिर कोई बड़ी मॉडर्न किस्म की फ़ोर्स नहीं है लेकिन फिर भी डिफीट दी हुई है। और इस नई हुकूमत को चीन तस्लीम करने जा रहा है और रूस ने भी अभी से ही इनके साथ वर्किंग रिलेशंस कायम कर दिए हैं। दैट मीन्स दीज सुपर पावर्स आर सपोर्टिंग दिस एंटी यूएस ग्रुप। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कल जो बाइडेन ने तकरीर की है, रात को लंबी चौड़ी तकरीर की है, उसमें ही सेड के चीन और रूस चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर रह के ब्लीड होते रहें, अरबों डॉलर लगाते रहें। ये कल बाइडेन ने कहा है। दैट मीन्स ही वॉज एडमिटिंग दैट चाइना एंड रशिया वर सपोर्टिंग दिस ग्रुप इन अफ़गानिस्तान। उन्होंने ये माना है ना कि वो चाहते थे हम बैठे रहें इधर, इसीलिए हम निकले वहाँ से। तो यहाँ ये ग्रुप है अफ़गानिस्तान में। उधर आप देखें यरूशलेम में, एलिया में देखते हैं, वहीं भी कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है कि एक रेजिस्टिंग ग्रुप है जिसकी लड़ाई एक ऐसे मुल्क के साथ है जिसके लिए वो कहते हैं कि ये तो बाहर के इन्वेडर हैं जिन्हें वेस्टर्न पावर्स ने 1948 में यहाँ पर ला के बिठाया है और अब अमेरिका उनकी सपोर्ट करता है, यानी कि इजराइल। और रेजिस्ट करने वाले ग्रुप को कहते हैं हमास। वैसे तो हिजबुल्लाह भी है, लेकिन हिजबुल्लाह एलिया यरूशलेम से ज़रा फासले पे लुबनान में मौजूद है, सीरिया में मौजूद है। ख़ास जो एलिया यरूशलेम के गिरदोनवा में जिस ग्रुप की रेजिस्टेंस आपको नज़र आती है ना, वो हमास है, फ़लस्तीनियों का ग्रुप। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, अमेरिका के अलाइज और फिर रूस और चीन के अलाइज। नाउ कनेक्ट द डॉट्स। अफ़गानिस्तान में जो ग्रुप 20 साल से लड़ा और जीता, उसका भी यही नज़रिया है कि मैं वेस्टर्न फोर्सेस से लड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ज़मीन पर आके काबिज़ हुए हैं, और इनके पीछे आपको रूस और चीन नज़र आए। यहाँ यरूशलेम के अंदर जिस ग्रुप की रेजिस्टेंस है हमास, वो भी कहता है कि मैं वेस्टर्न फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, इन्होंने मेरी ज़मीन मुझसे छीनी है और दूसरों को दी हुई है, मैं ये वापस लूँगा। और इस ग्रुप को भी रूस और चीन की सपोर्ट है। कैसे? मई में ये जो जंग हुई है 11 दिन की, इसके अंदर साबित हुआ कि नहीं हुआ कि इनको किसकी सपोर्ट है? रूस ने जंग बंदी कराई है ना, धमकी देके इसराइल को। दोनों को रूस और चीन की सपोर्ट, और इनकी अगेंस्ट जो पार्टियां लड़ती रही हैं अमेरिका और वेस्ट। अब इंटरनेट पे एक तस्वीर वायरल हुई पड़ी है जिसमें ये दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान वाली रेजिस्टेंस मूवमेंट का लीडर मिल रहा है यरूशलेम वाली रेजिस्टेंस मूवमेंट के हेड से, और यरूशलेम वाली रेजिस्टेंस मूवमेंट का जो हेड है वो मुबारकबाद दे रहा है अफ़गानिस्तान वाले रेजिस्टेंस मूवमेंट को कि आपकी फतह ने साबित कर दिया। बल्कि हम पहले आपको रेफरेंस कोड करवा देते हैं, इजराइल का अखबार देख लें, यरूशलेम पोस्ट ही कोड कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि दोनों मिले हैं, कोऑपरेशन बढ़ाने की बातें हुई हैं
और हमास ने कहा है कि आपकी फतह ने एक चीज़ साबित कर दी है कि यूएस एंड इट्स एलाइज कैन बी डिफीटेड डिस्पाइट देयर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। हाँ, मिलिटरली आगे हैं हमसे, लेकिन उनको हराया जा सकता है, आपने साबित कर दिया है। अब ये एक बड़ी ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। लेकिन इस तस्वीर और इस मीटिंग के लिए दो बातें सामने आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि अभी जो मई में, इस साल मई में 11 दिन वाली जंग हुई है हमास और इजराइल की, जिसमें हमास ने शिकस्त दी थी इसराइल को, कुछ कह रहे हैं कि ये उस वक्त की तस्वीर है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये कल परसों की तस्वीर है। ये तो तय है ना कि रिलीज़ उस मौके पे की गई है, पहले रिलीज़ नहीं की गई। अगर ये पहले की भी होती तो पहले रिलीज़ नहीं की गई। टाइमिंग बढ़िया है। हमें अमेरिका के निकलने के बाद ये मैसेज कन्वे किया गया है उसके इत्तेहादियों को कि अमेरिका के इत्तेहादियों को शिकस्त दी जा सकती है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ के बावजूद। अब ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। वो जो हदीस हमने आपको बताई कि अहादीस आखिरी ज़माने की, खुरासान एलिया, यरूशलेम अफगानिस्तान, एक डॉट कनेक्ट हो रहे हैं। इसराइल के अंदर इस बात पे बहस छिड़ गई है। यरूशलेम पोस्ट खबर लगा रहा है कि हमास कंग्रेचुलेट तालिबान फॉर डिफीटिंग यूएस, और वहाँ कई मीडिया आउटलेट्स ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका की अफ़गानिस्तान में शिकस्त हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन क्या हमास और अफ़गानिस्तान का जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, इनकी कोई कोलिशन बनने जा रही है? क्या फौरी तौर पर इनकी कोई कोलिशन बनने जा रही है? यहाँ पर दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि अफ़गान तालिबान इस्लामी निज़ाम के क़याम के कायल हैं कि मुल्कों को गवर्न करने के लिए इस्लाम का निज़ाम हुकूमत, उसका सोशल, उसका पॉलिटिकल, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि इस वक्त दुनिया में कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है बाय द वे। वो कह रहे हैं कि हम यही इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको दुनिया को हम कामयाब करके दिखाएंगे। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि इस्लाम का सोशल निज़ाम है, पॉलिटिकल निज़ाम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कि भुला बैठे हैं सारे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको दुनिया को सक्सेसफुल करके दिखाएंगे। और रूस और चीन इनके साथ हैं। अभी वो होना है, उन्होंने ऐलान किया हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने एक सक्सेस करके दिखाना है इनको। ये एक बहुत ही ह्यूज टास्क है, ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है। अभी अभी अमेरिका निकलना है ना, तो ये एक बहुत बड़ा काम है इनके सामने मौजूद है। एक इदारे बनाने हैं, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, ये एक बहुत बड़ा काम है। दूसरा फैक्टर ये है कि डायरेक्टली इजराइल इनके खिलाफ सामने से नहीं आया अभी तक, यानी नेटो और अमेरिका जैसे इनके सामने से लड़ते रहे हैं ना, इसराइल ऐसा नहीं आया। खुफिया एजेंसियों के काम चलते रहते हैं, लेकिन खुल के इसराइल इनके सामने नहीं आया, जैसा कि हमास के सामने खुल के आया हुआ है। तो मिलिटरली इंट्राऑपरेबिलिटी तभी पैदा हो सकती है जब आपका कॉमन थ्रेट हो, लाइक जैसे मोदी जी ने चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ एडवेंचर किया, जंग छेड़ी है। तो मोदी साहब ने क्या किया ये हरकत करके कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन की मिलिटरली इंट्राऑपरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में, अफ़गानिस्तान और एलिया के केस में अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन नियर फ्यूचर में हो भी सकता है। अफ़गानिस्तान के दो पड़ोसी ऐसे हैं जिनमें से एक, यानी ईरान के साथ इजराइल का हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, प्रॉक्सी वॉर्स उरूज पे हैं। दूसरा पाकिस्तान है, जिसके साथ भी इजराइल के प्रॉक्सी वॉर्स उरूज पे हैं। लेकिन बयानबाजी कम होती रही है, डायरेक्टली बयानबाजियाँ कम होती रही हैं। प्रॉक्सी वॉर दुरूज पे हैं, सामने से बयानबाजियाँ नहीं होती और फौजें भी नहीं लड़ रही इनकी आपस में सामने से, लेकिन प्रॉक्सी वार्स जारी हैं। अफगानिस्तान के दो पड़ोसी, बीच में अफगानिस्तान है इनकी। एक प्याला है, यूँ समझिए एक प्याला बना हुआ है, ईरान है एक तरफ प्याले के, पाकिस्तान दूसरी तरफ है। उस प्याले के बीच में अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान के दो पड़ोसियों के नेगेटिव रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। वो इसराइल जहाँ पर एलिया है, इनके साथ नेगेटिव रिलेशंस हैं, और अफ़गान तालिबान के इन दोनों ही पड़ोसियों के साथ बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि इंट्राऑपरेबिलिटी पैदा हो सकती है खुरासान वालों की और एलिया वालों की। ये दोनों मुल्क जो है ना फैक्टर हैं। तो ये सारे इशारे ज़ाहिर करते हैं कि एलिया और खुरासान का जो कनेक्शन अहादीस के अंदर मिलता है वो नेचुरली मौजूद है। दबा हुआ ही सही है इस वक्त, लेकिन नेचुरली मौजूद है। अलबत्ता रीजनल और आलमी हालात इस तरह के हैं कि ये कनेक्शन इस वक्त दबा हुआ है। लेकिन व्हाट विल बी द ट्रिगरिंग पॉइंट, सोचने की बात है। व्हाट विल बी द ट्रिगरिंग पॉइंट, ये अभी कहना कुछ मुश्किल है, इसको थोड़ा एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। ये हल्का टॉपिक नहीं है असल में।
इस लिंक को जो कि मौजूद है एलिया और खुरासान के बीच, इसको क्या चीज़ मिलिट्री इंट्रा ऑपरेबिलिटी में तब्दील कर सकती है? यहाँ की फोर्सेस और वहाँ की फोर्सेस के बीच, यानी खुरासान और वहाँ एलिया की फोर्सेस के बीच क्या चीज़ मिलिटरली इंट्रा ऑपरेबिलिटी में तब्दील कर सकती है? व्हाट विल बी द ट्रिगरिंग पॉइंट? ये अब थोड़ा सा समझना काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए वक्त साबित करेगा कि ये वो क्या चीज़ हो सकती है, जिसका फिर एंड रिजल्ट अहादीस के मुताबिक ये निकलता है कि फ़ौजों ने मूव करना है यहाँ खुरासान से, और रैपिडली एलिया यरूशलेम एक बार फिर इस्लामी दुनिया के कंट्रोल में आना है। वो इस्लामी दुनिया जो कि इस शहर को मक्का और मदीना के बाद अपना तीसरा अहम तरीन हरम मानती है। लेकिन वो इवेंट क्या हो सकता है, वो वाक़या क्या हो सकता है दैट कुड ट्रिगर मिलिट्री इंट्रा ऑपरेबिलिटी बिटवीन दी फोर्सेज ऑफ दिस अफगानिस्तान एंड फोर्सेज ऑफ यरूशलेम? वो क्या हो सकता है? ये कई वाक़यात हो सकते हैं। हो सकता है कि थर्ड टेम्पल का बनना वो वाक़या हो जिसके लिए इंतहा पसंद यहूदी कहते रहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा गिराएंगे और थर्ड टेम्पल बनाएंगे। हो सकता है ये वो वाक़या हो दैट कुड ट्रिगर द मिलिट्री इंट्रा ऑपरेबिलिटी बिटवीन फोर्सेज ऑफ खुरासान एंड फोर्सेज ऑफ एलिया। हो सकता है ये वाक़या हो सकता है कोई और वाक़या हो। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और वक्त ही ये चीज़ खोल के सामने लाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि 1400 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े रिवॉल्यूशन लाने वाली शख्सियत ने जो बात कही थी वो आंखों के सामने नज़र आ रही है इस वक्त।